कुरैशी साहब की या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो कहते हैं कि बाकियों को तो आने दें, आप बेशक नहीं आते। इसका मुराद ये है कि सारे का सारा जो साउथ एशिया है या सारे के सारे जो सार्क ममालिक हैं उसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान का वर्चुअली अपने रीजन में तो किसी के साथ कुछ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट समझे, वो तो किसी किस्म की ना हुई अगर अगर कोई बंदा हमारे कहने पे आता ही नहीं है। लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक मीटिंग में बैठ के बोल रहा था कि भैया इंडिया को अगर नहीं आना हो ना सार्क की कॉन्फ्रेंस में तो वर्चुअली शामिल हो जाए। और दोस्तों मैं बताऊं तो मैंने उस क्लिप को देखा है, वो मतलब एक ऐसे कहते हैं ना तंज से उसमें कहना इस तरीके से कह रहा था। तो अब हम दोस्तों ये दिखाते हैं इसको कि हमारी क्या पावर है। इंडिया दिखाएगा इसको कि इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, और आप इस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ें एनालाइज करेंगे कि इंडिया क्या है और पाकिस्तान की औकात क्या है। एक्चुअल में तो इनकी कोई औकात है नहीं, भीख मांगने वाले और भिखारियों की कोई औकात होती नहीं है। लेकिन जब इनके खुद के लोग इनको आईना दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, पीएम मोदी जो फंसे हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं। और तशवीशनाक खबर है वो ये है कि इंडिया में पीएम मोदी के कॉन्वॉय को एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स का सामना करना पड़ा है। एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि बठिंडा पंजाब जा रहे थे और उस दौरान उनकी गाड़ी और उनका कॉन्वॉय कोई 20 मिनट्स तक, 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक पंजाब फ्लाईओवर पर स्टक रहा। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहीं और सब लोग वहीं पर मौजूद थे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि अचानक से वहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोग आए और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले थे ये वही फार्मर्स में से ही कोई थे जो इन्होंने पहले भी बहुत अरसा प्रोटेस्ट किए रखा है। और उनकी कुछ डिमांड्स थी कि उनको जो उनके लोग जो जाँ भाग हो गए हैं, जो नहीं रहे और जान से चले गए, उनके लिए जो है वो उनकी फैमिली के लिए कोई जॉब का बंदोबस्त किया जाए। इस तरह की जो उनकी डिमांड्स थी वो थी और इसके लिए वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और इस दौरान वो जो पूरा कॉन्वॉय था जिसमें पीएम मोदी मौजूद थे अपनी गाड़ी में, वो 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक के लिए वहाँ पे स्टक रहा। और इसकी मतलब पहले से इसका कोई खबर नहीं थी और इसके कोई ऐसा सोचा नहीं जा रहा था। ना ही जैसे तार लगाई जाती है वो भी नहीं लगाने दे रहे, और वो बार बार वो सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। और उनके यानी तालिबान के स्पोक्स पर्सन जो है उनका, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो तालिबान ने अभी रखे एक साहब, उन्होंने, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह से बाड़ लगाए या बॉर्डर को सील करे या बॉर्डर पे किसी किस्म का ऐसी चीज लगाए, रुकावट लगाए जिससे कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर अलग अलग हों। क्योंकि हाँ, वो कहते जी हम मानते ही कोई नहीं इसको, तो ये लगाने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल बाजवा साहब, आपने कहा कि हम तैयार हैं, हर महाज पे तैयार हैं, तो सर बस फिर तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि ये तशरीफ लाने ही वाले हैं। साथ ही साथ बात की सार्क मीटिंग की भी बात की है और उन्होंने कहा है कि जी भारत जो है ना वो बस सुधर जाए। ठीक है, खुशी खुशी वेलकम करेंगे, वैसे आ भी जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इंडिया की साइड से मना क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल जी, सार्क कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में, आप लोग आइए। बल्कि आते थे हमारे 2-4 दोस्त हैं, मैं उनके नाम आपको भेज दूंगी, उनको भी साथ ले आइएगा, थोड़ा हम भी मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये है कि फिर आ जाइए ना, मतलब इतना शाह साहब कह रहे हैं तो इस पे क्या आप लोगों को इतने ज्यादा आप लोग नाराज हुए हैं। आ जाइए, हम बड़ी दावतें करेंगे, हम बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जी बिल्कुल इंडिया वाले इस पे जरा सोचेंगे और फिर हम जो है देखें अच्छी हो जाए सार्क कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगर आपको नहीं आना तो ये कि आप जो है ना बाकी लोगों को क्यों रोक रहे हैं, आने दीजिए ना। अब शाह साहब इतना कह रहे हैं तो भाई कोई ना कोई काम तो होगा ना सार्क के जरिए, हमें कुछ मिलना तो नहीं, मिलना नहीं बोलते, हाँ मतलब हमने टर्म्स अच्छे करने जी, हमने कुछ मांगना थोड़ी है। आप लोग भी ना हर बात को उस तरफ ले जाते हैं। खैर छोड़े, हम आगे
बढ़ते हैं और जी हम ये बताते हैं कि जी अफगानिस्तान हमारे लिए वो भीख मांगने वाले जो बच्चे लेके, मैंने पहले भी कहा था, घूमते हैं, उस तरह का एक बच्चा है हमारे पास और हम हर जगह लेके उसके लिए फंड मांगते फिर रहे हैं। लेकिन अब वो बच्चा शरारती हो गया है और वो हमारे बॉर्डर पे से जो है, हम कोई भी बाड़ लगाते हैं, फेंसेस लगाते हैं, तार लगाते हैं, वो लेके भाग जाता है। हिंदुस्तान की अगर हम बात देखते हैं या सुनते हैं तो वो कहता है कि भाई हम इतना कुछ पाकिस्तान के हवाले से हम नहीं खरीद रहे हैं, हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जेट फाइटर्स हैं या जो भी कुछ वो परचेज कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि वो हमारा चाइना के साथ है। ऊपर तो चले उन्होंने कश्मीर वश्मीर का जिक्र किया या फिर हिंदुस्तान ने जो नई चीज़ें खरीदी हैं, S-400 का भी उन्होंने जिक्र किया या इस तरह से रिलेटेड चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, ये तो एक चीज़ है। लेकिन असल जो मसला था हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो इस वक्त हमारी जो फेंसिंग वो हटा रहे हैं तालिबान के फोर्सेस के लोग आकर, तो उस हवाले से असल में क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई थी कि यार पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल खामोशी है, फॉरेन ऑफिस ने भी 1-2 दिन पहले उस पर बात की, उसके बाद फौज की तरफ से भी एक खामोशी थी। वो किसी तौर पर भी इंडिया को नाराज करना नहीं चाहती, शुरू दिन से उसको एक बिगर मार्केट के तौर पे लेते हैं और ये इकोनॉमिक जोन है और इकोनॉमिक वर्ल्ड है और माशियात की दुनिया है, इसलिए इंडिया के साथ उनका ताल्लुक जो है बहुत मजबूत रहा है। हालांकि आप सोचें कि इंडिया जो है रूस की झोली में होता था, उसके बावजूद भी अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। 65 की जो जंग थी उसके अंदर अमेरिका ने हमारे साथ मायदे में था, हम सीटो और सेंटो के रुकन थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी आर्म सप्लाई बंद कर दी गई और कहा गया कि हमने तुम्हें भारत से लड़ने के लिए असला नहीं देते थे, हम तो तुम्हें असला देते थे ताकि तुम रूस के खिलाफ है कि अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का डिबेटिंग क्लब नहीं, एक फोर्स चाहिए। काश मुस्लिम उम्मा जो है आज इकट्ठी होके उसकी एक यूनिफाइंग फोर्स बन चुकी होती, जैसे कि नेटो की फोर्स है, मुसलमानों का एक नेटो बन गया होता, मुसलमानों का एक यूरोपियन यूनियन की तरह मुस्लिम यूनियन बन चुकी होती, तो आज कम से कम कश्मीर के बारे में ये मामला ना होता। फोर्स तो है। बड़ी अहम बात जो अगर आप उनकी स्पीच सुने या शाह महमूद कुरैशी साहब की या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो कहते हैं कि बाकियों को तो आने दें, आप बेशक नहीं आते। इसका मुराद ये है कि सारे का सारा जो साउथ एशिया है या सारे के सारे जो सार्क ममालिक हैं उसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान का वर्चुअली अपने रीजन में तो किसी के साथ कुछ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट समझे, वो तो किसी किस्म की ना हुई अगर कोई बंदा हमारे कहने पे आता ही नहीं है। भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तो चलो ठीक है ऑलरेडी पुराने मसले, और ये तो खित्ते में तो इसमें तो हमने सारा कुछ पहले ही बता दिया कि ये भारत की प्लेट में जाएगा सारा कुछ, ये हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है फॉरेन पॉलिसी की जो लाइनमेंट होती है। हिटिंग आर्गुमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी एक रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। अब इस पे अगर कोई सवाल उठाता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त किसके इन्फ्लुएंस में हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सादगी की बात होगी। ये तो बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है कि इंडिया इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिकली ऑल दीज कंट्रीज, डिस्पाइट जो स्मॉल कोई डिफरेंसेस हैं वो सब के साथ हैं उनके। वो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज इस वक्त हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये इंडिया ने पिछली सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही थी ना, जिसमें कि ये कोशिश कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस हो जाए, और उसमें इंडिया ने जो है वो कहा कि हम नहीं जाते, तो कोई भी नहीं आया। तो अब ये कहना कि आप उनको आने दें, जिसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते को हमारे हवाले कर दें और आप बैठे रहें, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर इंडिया ने अपना कोई इन्फ्लुएंस बिल्डअप किया है इस खित्ते में, तो वो जो है आप इन लोगों को छोड़ दें, ये आके हमारे साथ मिल जाएं तो आप वहीं बैठे रहें। ये इतनी सादा किस्म की गूगली जो खेलते हैं ना आपके प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि उसी की एक शक्ल है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बुनियादी सवाल जो हमें मानना पड़ेगा वो ये है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी। ये एक अलग सवाल है, चले पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, आप इसको जितना मर्जी इस पे डिस्कशन करते रहें या इस पे गौर व फिक्र करते रहें, लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के।